Hello, Chartered Accountants. Hope you all are doing good. Welcome to this amazing revision session of Unit 2 पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। सबसे पहले ये बता दूं कि भी रिवीजन वीडियो में क्या क्या कवर होगा। तो कंसेप्ट्स सारे ही कवर होंगे, साथ साथ में अपने क्वेश्चंस को भी जो है वो कवर करेंगे। और क्वेश्चंस कौन से कवर होंगे? तो स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे ही हमारे कवर होंगे। अगर पहले से ही अगर मैं बता दूं तो इतने टोटल क्वेश्चंस जो है वो अपने कवर करने वाले हैं। अब अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लो तो आपके हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इसमें कवर हो गए, फिर कुछ छूटेगा नहीं आपका। इतना कर लो काफी है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल होता क्या है? गुडविल मतलब क्या कि फर्म की रेपुटेशन, जिस रेपुटेशन की वजह से आप जो है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो, उसी को ही हम बोलते हैं क्या? गुडविल बोलते हैं। अब वैसे टाइप्स ऑफ गुडविल अगर हम देखें तो दो टाइप की गुडविल होती है, एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब क्या कि अगर आपने कोई बिजनेस खरीदा 1,00,000 रुपए का, उस 1,00,000 रुपए के बिजनेस के बदले आपने 1,20,000 रुपए पे किए। अब आप पागल तो हो नहीं कि भाई 1,00,000 के बिजनेस के सामने, 1,00,000 की नेट एसेट के सामने 1,20,000 पे कर रहे हो। ये जो आपने 20,000 एक्स्ट्रा रुपए पे किया वही आपका जो है वो क्या है? गुडविल है। वो क्यों पे किया? क्योंकि उस फर्म की इज्जत है, वो उसकी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की वजह से जो है वो आपने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। ये होता है परचेज गुडविल। बट इस चैप्टर में आपने इस परचेज गुडविल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ये परचेज गुडविल जो है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस शीट में असेट बताते हो। लेकिन इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करने वाले हैं। और इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो सर बात क्यों करनी है? बात क्यों करनी है उस पर आते हैं बाद में। बट अभी जो इस चैप्टर में अपने बात करने वाले हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करने वाले हैं, और किस तरह से अपने जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए सर? ओके, सबसे पहले आता है कि भी मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन क्या क्या होते हैं, हम कौन सी तरह से जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड एकदम ही सिंपल है। क्या करना है सर? सिंपल आपको क्या करना है, जितने भी साल का आपको प्रॉफिट कंसिडर करना है, जनरली आप जो है वो क्या करोगे, पास्ट प्रॉफिट्स को देखोगे। जितने भी साल का आपको प्रॉफिट्स कंसिडर करना है उन सारे प्रॉफिट्स को टोटल कर लो, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स का आपने प्रॉफिट लिया। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस एन ईयर्स, कितने साल का आपने प्रॉफिट लिया, जिसके बेसिस पे आप ऐसा बता सकते हो कि भी हाँ हम ऑन एन एवरेज इतना कमाते हैं। तो वो सारे प्रॉफिट्स का टोटल करो, डिवाइड बाय क्या कर दो, जितने साल का प्रॉफिट लिया था उतने का नंबर। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट लिया था तो डिवाइड बाय 5। ओके सर, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सबके एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसमें सारी मेथड्स है, तो सबके एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक बार पहले मेथड समझ लो, फिर जो है प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे, तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा जल्दी में। ठीक है, ओके सर। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड मतलब ये कि आप जो है वो प्रॉफिट्स को इंपॉर्टेंस देते हो। भाई सर इंपॉर्टेंस मतलब क्या? देखो, अगर सिंपल एवरेज कर रहे हो मतलब आप ऐसा मान रहे हो कि भाई हमने हर साल जो है वो ऑन एन एवरेज इतना ही कमाया। बट अगर आप वेटेड एवरेज कर रहे हो तो ये थोड़ा ज़्यादा सही तरीका है। अच्छा, सिंपल एवरेज में ये चीज़ समझना कि सिंपल एवरेज में, एक मिनट वापस आओ सिंपल एवरेज पे। सर आपने एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सिखा दिया, पर गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला इनटू आपको करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है सर? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब ये कि भाई आप ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, ये जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, जरूरी तो नहीं है ना कि भाई आप सालों साल तक यही प्रॉफिट कमाते रहोगे या यही ट्रेंड में आप इंक्रीज करते रहोगे, नहीं ना। तो बिजनेस में अप डाउन तो आते रहते हैं। तो आपको इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो करना है वो क्या करना है कि भाई अब ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसको कितने साल तक आप जो है वो कमा सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, कि भाई हाँ इतने साल तक तो हम ये चीज कमा ही लेंगे। भाई जनरली जो है वो इसको 5 साल से ज्यादा आप नहीं रखते, और अगर आप 5 साल तक आपने ये कमा लिया अच्छी बात है, 5 साल बाद वापस गुडविल की कैलकुलेशन कर लो। पर जनरली जो है वो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा 5 साल ही रखना है, नहीं, ऐसा सिर्फ बता रहा हूं कि भाई 3 से 4 साल का आप जो एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आप अगर इनटू कर दोगे किस चीज को, एवरेज प्रॉफिट को, तो आपको मिल जाएगा क्या? गुडविल का अमाउंट। और ये किसके हिसाब से? सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से।
अब क्वेश्चन कभी आपको ये कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा, ये क्वेश्चन हमेशा ये चीज आपको दे देगा। आपको सिंपल क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर देना है, तो आपका गुडविल आ गया। अब यही जहां पे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला, सेम इसी तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते हो, प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देते हो। मतलब क्या कि भाई 5 साल पहले आप 10,000 कमा रहे थे, उसके बाद आपने 15,000 कमाया, तो अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूसली ट्रेंड आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो मैंने रिसेंट कमाया है उसको मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंस जो है वो 4 दे दिया। और जो 4 साल पहले मैंने कमाया था उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, रेयर चांसेस है रिपीट होने के। कि भाई ऐसा तो नहीं होगा ना सीधा मैं 25,000 से वापस 10,000 पे पहुंच जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंस कम दे दिया 1। तो अब सिंपल आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर क्वेश्चन आपको वेट्स दे रहा है कि भी इस तरह से वेट्स एलोकेट करो, तो क्वेश्चन को ही फॉलो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको वेट्स नहीं दिए हैं तो सीधा आपको सिंपल 1 2 3 4 करके जो है वो वेट्स ले लेना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सिंपल है, ये प्रॉफिट इनटू ये वेट्स 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप इन सब का टोटल कर दो, ये इसका टोटल कर दो और इसका टोटल कर दो, ये जो है वो डिवाइड बाय कर दो क्या, ये वेट्स। ये अभी मैंने इधर ईयर लिखा है, इसको अगर मैं वेट्स बोल दूं तो ये जो है वो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, अभी से फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं मैं। ओके सर, तो क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, इसका 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 टोटल, ये डिवाइड बाय क्या कर देना है, सम ऑफ वेट्स, मतलब क्या 1 + 2 + 3 + 4, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक बार निकल गया, इनटू आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। अब बात आपको एक ये ध्यान में रखनी है कि जब अपने यहाँ पे प्रॉफिट्स कंसिडर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैंने पहले साल का 10,000 कंसिडर किया, दूसरे का 15,000 कंसिडर किया, यहाँ पे जब अपने प्रॉफिट्स कंसिडर कर रहे हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ही कंसिडर करते हैं। जो भी एबनॉर्मल आइटम्स होती है उनको हमें निकाल देना पड़ता है, क्योंकि सीधी बात है जो एबनॉर्मल आइटम जो साल में हुई है वो हर साल रिपीट होने के चांसेस नहीं है। और हम तो क्या अंदाजा लगा रहा है कि भी हम नॉर्मली कितना कमा सकेंगे हर साल, तो उसमें तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना पड़ेगा, एबनॉर्मल आइटम्स को हमें निकाल देना पड़ेगा। कौन सी एबनॉर्मल आइटम्स हमें निकालनी है, तो वो यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब क्या, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस जो दिया गया है वही आपने कंसिडर कर लिया, उसमें से अगर आपका कोई एबनॉर्मल लॉस है। अब देखो एक सिंपल चीज ये ध्यान रखना कि P&L अकाउंट में जो भी चीज डेबिट साइड गई है उसको आपको क्या करना है, रिवर्स करने के लिए ऐड करना है, क्योंकि डेबिट साइड क्या जाता है, खर्चा जाता है। अगर उसको रिवर्स करना है तो उसको ऐड करना है। अगर कोई भी चीज क्रेडिट साइड गई है तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड, इनकम साइड। इनकम अगर ज्यादा दिख रही है उसको रिवर्स करना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सिंपल बात है इतनी तो, ठीक है सर। तो यहाँ पे P&L अकाउंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया गया होगा। अगर तो कोई एबनॉर्मल लॉस है जो डेबिट साइड गया होगा तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो वो क्रेडिट साइड गया होगा, उसको रिवर्स करने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉसेस क्या हो सकते हैं, लॉस बाय फायर, और इधर क्या हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। फिर अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है तो फिक्स्ड एसेट हर साल तो नहीं बेचोगे, उसका बिजनेस तो नहीं कर रहे हो, तो वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाता है। मतलब क्या सर, फिक्स्ड एसेट बेचने से आपको अगर कुछ गेन लॉस होता है तो वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाता है, उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो अगर तो लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड गया होगा, तो उसको रिवर्स करने के लिए ऐड कर दो, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर गेन हुआ है तो वो क्रेडिट साइड गया होगा, उसको रिवर्स करने के लिए क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है सर। फिर उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब ये डेबिट साइड जो है वो आपने ज्यादा बता दिया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ही बताते, डेबिट साइड अगर कोई चीज ज्यादा बताई है उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी समझा हमने, ठीक है सर। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या,
आपने क्रेडिट साइड जो है वो कोई चीज़ कम बताई है। अच्छा, क्रेडिट साइड कोई चीज़ कम बताई है तो अब सही बताने के लिए उसको ऐड ही करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट में क्रेडिट, देखो क्रेडिट साइड कोई चीज़ बताते तो प्रॉफिट बढ़ता है, बरोबर। तो क्रेडिट साइड कोई चीज़ कम बताई है तो उसको बताने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका रिवर्स जो है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी नहीं, उतना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब एक और चीज़ आ सकती है, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, आपको उसको असेट बताना चाहिए था लेकिन आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। गलत डेबिट किया, सही करने के लिए क्या करो, ऐड करो। और ये जो होगा वो क्या होगा, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये जो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, इसको आगे हम प्रैक्टिकल सम एक करेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल जब सम करोगे तब, ठीक है सर। अब सेम इसी तरह से अगर आपने कोई नॉर्मल खर्चा ही है, खर्चा ही बताना था लेकिन आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो उस केस में वो खर्चा असेट में ऐड हो चुका है, मतलब पीएनएल अकाउंट में नहीं गया है। तो अब पीएनएल अकाउंट में अगर डालोगे तो प्रॉफिट जो है वो आपका कम होगा, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है ना, तो प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट अगर कम होगा तो उसको आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। इतना करने के बाद दो चीज़ें और आपको माइनस करनी होती है, क्या, कि पार्टनर्स को अगर आप कोई भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो, मतलब कमीशन, सैलरी, अगर ऐसा कुछ भी दे रहे हो तो वो भी आपको माइनस करना पड़ता है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप ये चीज़ पार्टनर को नहीं देते तो कोई और एक बंदा आपको हायर करना पड़ता ताकि वो बिजनेस का काम करे, और फिर आप उसको भी तो वही देते, सैलरी या कमीशन देते। बट वो बंदे का काम जो है वो पार्टनर खुद कर रहा है, इसलिए आप उसको सैलरी दे रहे हो। तो ये तो बिजनेस का ही ट्रांजेक्शन माना गया ना, कि भाई कोई अलग से बंदा नहीं रखा, उसका काम जो है वो पार्टनर कर रहा है। तो पार्टनर कर रहा है तो उसको सैलरी दे रहे हो, वो उस बंदे के रिप्लेसमेंट में ही दे रहे हो ना, इसलिए आपको जो है वो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन यहाँ से माइनस करना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ भी दे रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। उसका भी रीज़न ये है कि अगर आप पार्टनर्स का, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हो, कैपिटल पे ही देते हो। तो कैपिटल जो है वो पार्टनर्स ने लगाया, इसलिए आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब अगर पार्टनर कैपिटल नहीं लगाता तो आपको लोन लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बाहर वाले को इंटरेस्ट दे रहे हो, इससे अच्छा घर वाले को दे रहे हो, तो वो भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा, और उसको आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि भाई सारे ही सम में इस तरह से ट्रांजेक्शन होंगे, हर एक केस में। ये तो मेरा कंप्लीट, मैंने सारा टोटल कवरेज करवा दिया कि भाई इतनी इतनी आइटम्स जनरली आपको देखने को मिलेगी, तो उसका किस तरह से इफेक्ट लेना है, ठीक है सर। ओके, हम क्या समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि भी हमें गुडविल कैसे निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट आप सिंपल एवरेज से भी निकाल सकते हो, वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि भी ये जो प्रॉफिट्स आप कंसिडर कर रहे हो हर साल के, उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम्स दिख रही है तो उसको आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें सारी ही मेथड से करना है, जितनी भी गुडविल की मेथड है वो सारी मेथड से करना है। तो जो जो मेथड हम समझते जाएंगे उसका एग्जांपल क्विकली देखते जाएंगे। एक सिंपल चीज़ ये दिमाग में रखना है कि बे जो एकदम ही सिंपल सम है उसको मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उसको डिस्कस करूँगा। जहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बड़े सम से, अच्छे सम से, उधर टाइम देंगे। छोटे छोटे सम्स को लिख के करने में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो ली एंड लॉसन्स आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर, ठीक है। दिस वो डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेशर्स ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 2019 to 22 एज फॉलोस। तो 4 साल का आपको प्रॉफिट्स दिया गया है, इस तरह से इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए थे, ठीक है। ऑन 31/12/2022 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेशर्स ली एंड लॉसन्स वॉज ₹5 लाख। अब इसका क्या काम है तो वो आगे वाली मेथड्स में आप समझोगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड्स यहाँ पे आपको दिया गया है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%, और ये परसेंटेज का भी क्या काम है वो भी अपने आगे समझेंगे, पर अभी हमें जो है वो वेरियस मेथड से गुडविल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर एवरेज प्रॉफिट का हम देखें, एवरेज प्रॉफिट में सिंपल क्या करना है, आपको इन सब का टोटल कर देना है। और ये कितने प्रॉफिट्स हुए, 1 2 3 एंड 4, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 4 कर दोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा।
अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ने इंस्टीट्यूट ने क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है लेकिन एज्यूम किया है, एज्यूम क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स, तो आप जो है वो इंटू क्या कर दोगे, 3 ईयर्स कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा, ये टोटल गुडविल मिला। ओके सर, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से है, अगर यही चीज़ फाइंड आउट करते तो क्या करते आपने, 4 साल के मैंने प्रॉफिट्स लिख दिए, यहाँ पे जो थे वही सारे, ठीक है, इनटू मैंने क्या कर दिया, वेट्स अलोकेट कर दिया। अब वेट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए गए थे तो मैंने एज्यूम कर लिया क्या, 1 2 3 एंड 4, ये मैंने वेट्स अलोकेट कर लिए। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट कैसे निकाला, तो ये वेट्स इनटू प्रॉफिट्स, वेट इनटू प्रॉफिट, इस तरह से मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो प्रोडक्ट का टोटल आया 13,60,000, इसको मैंने डिवाइड बाय कर दिया टोटल ऑफ वेट्स। इसमें खास ध्यान रखना, डिवाइड बाय 4 मत कर देना गलती से, इन सब का टोटल करके वेट्स का टोटल कितना आया 10, तो 13,60,000 डिवाइड बाय 10 किया तो 1,36,000, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल कैलकुलेट करना है तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मतलब 3, तो आपको गुडविल का अमाउंट मिल गया 4,08,000। सिंपल, एकदम सिंपल सर। अब आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। अब सुपर प्रॉफिट मेथड समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना के रखा है, क्लास का ही डायग्राम है। सिंपल एक चीज़ समझना, देखो एक है नईमेस पान हाउस। अभी पान हाउस क्या सीन है, तो ये स्टोरी पहले बता दे तो एकदम एक ही मिनट में, कि नईमेस पान हाउस जो है वो बहुत अच्छा एक पान हाउस है। अभी हम क्यों क्लास अगर डिटेल आपने देखे होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, जो फ्री में ही अवेलेबल है पूरी डिटेल क्लास, तो यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट फ्री में डाल दी है। तो वहाँ पे हम ये सारे एग्जांपल लेके जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। नईमेस पान हाउस का जो पान है, एक पान जो बिक रहा है कितने में बिक रहा है, 500 रुपये में बिक रहा है। लेकिन वही सेम चीज़, वही प्रोडक्ट, सारी चीज़ें यूज़ करके एक नॉर्मल बंदा जो है वो पान बेच रहा है और उसका पान कितने में बिक रहा है, 50 रुपये में बिक रहा है। तो ये नईमेस ऐसा तो क्या कर रहा है, ऐसा तो कौन सा चूना लगा रहा है कि जो 500 रुपये में उसका पान बिक रहा है, ऐसा कोई चूना नहीं लगा रहा है। उसका काम ही इतना अच्छा है कि उसकी गुडविल इतनी बढ़ गई है कि अब वह वही सेम चीज़ करके, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही सेम चीज़ करके भी जो है वो 500 रुपये में अपना पान बेच पा रहा है। ये गुडविल की वजह से बेच पा रहा है। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको हो रहा है नॉर्मल से, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे समझना, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है भाई, नईमेश पान हाउस ने 10 लाख लगाए, नोरा पान हाउस ने 10 लाख लगाए, और एक लोकल पान हाउस जिसने अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट ही किया है, जस्ट स्टार्टेड 1 ईयर अगो, तो उसने भी जो है वो 10 लाख लगाए। अब तीनों ने 10 लाख रुपए ही लगाया है, लेकिन जो लोकल पान हाउस है उसका प्रॉफिट 1 लाख हो रहा है, नोरा का 1,20,000 हो रहा है क्योंकि उसको 6 साल हो गए पान हाउस चालू किए हुए, और नईमेश पान हाउस को 10 साल हो गए और उसका प्रॉफिट जो हो रहा है कितना, 1.5 लाख हो रहा है। अब सिंपल चीज़ ये है कि भी सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला का लॉजिक ये है कि अगर आज एक लोकल बंदा, कोई नॉर्मल बंदा विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी गुडविल, अगर सिर्फ कैपिटल डाल के, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अगर वो धंधा कर रहा है, तो नॉर्मली उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, नॉर्मली उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और वही कैपिटल डाल के नईमेश जो है वो 10 साल से धंधा कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1.5 लाख का। तो ये जो 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो गुडविल का तो फॉर्मूला सिंपल है, क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो सिंपल समझना, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नईमेश पान हाउस जो है वो कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहा था, 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, और नॉर्मल प्रॉफिट लोकल पान हाउस वाला कितना कमा रहा था, 1 लाख रुपए कमा रहा था। तो एक्स्ट्रा मैंने कितना कमाया, सुपर प्रॉफिट 50,000। अब बात आती है सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो एकदम सिंपल है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया विदाउट एनी गुडविल, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप नॉर्मली कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हो, तो सिर्फ कैपिटल के बेसिस पे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप 1 लाख रुपए जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसी को ही हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका हो गया कितना, 1 लाख। यही 1 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जिसको हम कंपेयर कर लेंगे आपके एवरेज प्रॉफिट से, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो इसी को हम बोलते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट 50,000।
तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, आपने कितना कैपिटल लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो कभी नहीं पूछेंगे, पर कभी कभार पूछ भी ले तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो वैसे बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि पूछते नहीं है। टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, इस तरह से भी आप कर सकते हो, या सिंपल क्या कर दो, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस करंट अकाउंट, इतने का टोटल कर लो तो भी आपको मिल जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, समझ गए सुपर प्रॉफिट। ओके, उसके बाद आता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड मतलब क्या, पहले तो ये चीज समझो। आज अगर 100 रुपये डाल रहे हो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, अगर तो उस केस में आज अगर 100 रुपये डाल रहे हो तो वो एक साल बाद कितने हो जाएंगे, तो 100 इंटू 1.10, तो ये एक साल बाद हो जाएंगे कितने, 110 रुपये। वापिस वही 110 को आप री इन्वेस्ट कर देते हो तो वो दूसरे साल पे कितना हो जाएगा, तो 110 इंटू 10%, मतलब 110 इंटू 1.10 अगर आप करोगे तो वो 110 एक साल बाद जो है वो 121 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल क्या है कि भी 100 रुपये जो है वो अगर 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो वो 121 रुपये बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। बोले सर मैथ्स की क्लास चालू कर दी, नहीं बेटा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे 2 साल बाद 121 रुपये चाहिए, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल कैसे फाइंड आउट करना है आपको, 121 इधर जो है वो इंटू 1.10 कर रहे थे ना, इधर 121 डिवाइड बाय 1.10 करना है। तो 121 डिवाइड बाय 1.10 करोगे तो 110 पे आ जाओगे, 110 डिवाइड बाय वापिस 1.10 करोगे तो कितने पे आ जाओगे, 100 पे आ जाओगे। इस तरह से जो है वो आप डिस्काउंटिंग करके आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ठीक है सर। तो अब एन्युटी मेथड सिंपल क्या है, एन्युटी मेथड ये है कि आप जो है वो लेट से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका सुपर प्रॉफिट का जो है वो कितना है, 5 साल है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब आप 5 साल के लिए जो है वो 3-3 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ऐसा आपने सोचा। तो उस केस में आपको सिंपल क्या करना है, 1 साल बाद 3,000 कमा पाने वाले हो तो उसका आज का वैल्यू निकाला, 2 साल बाद 3,000 कमा रहे हो तो उसका आज का वैल्यू निकाला। इस तरह से आप जो है वो जो भी आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हो सुपर प्रॉफिट, उसकी आज की वैल्यू निकाल के उसका टोटल कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, गुडविल मिल जाता है। सिंपल क्या किया, ये लिख लिया। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.15, एक बार इक्वल टू दबाओगे तो ये निकलेगा, दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो ये निकलेगा, तीसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो ये निकलेगा। ये जितनी बार इक्वल टू आप दबाते जा रहे हो वो उतने साल का आप डिस्काउंटिंग करते जा रहे हो। देखो एक बार कैलकुलेटर में अगर आप करोगे तो 121 डिवाइड बाय 1.10 एक बार अगर किया आपने, ठीक है, तो आप 110 पे पहुंच जाओगे। 121 डिवाइड बाय 1.10 110 पे पहुंच जाओगे। एक और बार इक्वल टू करोगे तो सीधा किस पे पहुंच जाओगे, 100 पे पहुंच जाओगे। तो अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है सर, वैसे तो इस पर बहुत डिटेल चर्चा है पर यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, तो मैं आप इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको निकालना आता है। सिंपल क्या करना है, 1/1.15 कर देना है। एक बार इक्वल टू दबाओगे, 1 डिवाइड बाय 1.15 करोगे, एक बार इक्वल टू दबाओगे तो ये निकलेगा, ये 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो ये निकलेगा। इस तरह से आपके सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकल जाएंगे। आप 3,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या, 1 साल बाद आपके जो 3,000 आने वाले हैं, 1 साल बाद आपके जो 3,000 आने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू ये है। 2 साल बाद जो आपको 3,000 मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू ये है। यही होता है एन्युटी मेथड। तो इस तरह से आपका गुडविल जो है वो निकल जाएगा। इतना काफ़ी है, ज़्यादा टाइम देंगे तो वैसा पूछते भी नहीं है ये एन्युटी मेथड, तो ठीक है समझ लेना। अगर आपको फिर भी इसमें बहुत डाउट है, दिक्कत आ रही है, तो डिटेल लेक्चर है, डिटेल में अगर एकदम समझना है तो ठीक है। ये हो गया एन्युटी मेथड। अब आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही अच्छे से समझना, वही ऊपर वाला एग्जांपल सुपर प्रॉफिट वाला मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो नईमेश पान हाउस ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख इन्वेस्ट किया। नोरा ने भी उतना ही किया और लोकल पान हाउस ने भी उतना ही 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया। नईमेश पान हाउस जो है वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, ये 1,20,000 कमा रही है, ये 1 लाख रुपए कमा रहा है। नईमेश पान हाउस 1.5 लाख क्यों कमा रहा है, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है। और ये क्यों,
ये 6 साल के एक्सपीरियंस वाली है, इसलिए 1,20,000 कमा रही है। ठीक है सर, और इसको तो अभी अभी इसने स्टार्ट किया है। अब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, वो तो क्वेश्चन देगा ही देगा। अब कैपिटलाइजेशन दो तरह से निकलता है, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही एकदम सिंपल है और दोनों से आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। लॉजिक समझ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहले तो समझ लो फॉर्मूला क्या लिखा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से। उधर सुपर प्रॉफिट हमने समझा, उधर हमने क्या समझा था, आप एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करके एक फिगर निकाल रहे थे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करके गुडविल निकाल रहे थे। अब यहां पे समझना क्या हो रहा है, इधर आप पहले निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस और उसको कंपेयर करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने जो ये 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, नईमेश पान हाउस ने कितने इन्वेस्ट किए, नईमेश पान हाउस ने 10 लाख इन्वेस्ट किए, लेकिन उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, 15 लाख है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 5 लाख गुडविल हो जाएगा। अब सिंपल बात यह है कि अगर आज कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाना चाहता है तो उसको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 लाख रुपए। ये कैसे निकाला सर, तो जो आपका 1 लाख का प्रॉफिट है डिवाइड बाय 10% कर दिया तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गई। मतलब क्या है कि भी 10 लाख पे 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है, 1 लाख। अब यहां पे अपने रिवर्स जा रहे हैं, 1 लाख के बेसिस पे अगर मैं अपनी बिजनेस की वैल्यू निकालूं तो कितना बनता है, 10 लाख। बट मैं तो कितना कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर मैं डिवाइड करूं कि भाई 10% के हिसाब से मेरा 1.5 लाख रुपए है, तो 100% के हिसाब से कितना, यही मैंने किया है, ये जो डिवाइड किया वो यही किया है। तो 1.5 लाख मैं कमा रहा हूं, उसके हिसाब से तो मेरा कैपिटल वैल्यू जो होना चाहिए वो 15 लाख रुपए होना चाहिए। बट मैंने तो एक्चुअली में कैपिटल इन्वेस्ट ही कितना किया है, 10 लाख ही इन्वेस्ट किया है साहब। तो 5 लाख जो हिडन चीज है, जो छुपा हुआ मेरी वैल्यू है, वही क्या है, गुडविल है। सिंपल बात है। अगर नॉर्मल बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है 10 लाख डाल के, तो उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, 10 लाख। बट मैं 10 लाख डाल के 1.5 लाख कमा रहा हूं, तो 1.5 लाख के हिसाब से मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 लाख होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख की वैल्यू है मेरी, वो ही मेरा गुडविल है। तो अगर सिंपल फॉर्मूला देखोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आप कमा रहे हो आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है। और ये तो क्या है, आपका एक्चुअल वैल्यू ये है, बट आपने लगाए कितने पैसे हैं, तो आपने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो यही आपका गुडविल हो गया। ठीक है सर। अब यही चीज अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फाइंड आउट करते हो तो वो कैसे होगा, तो सिंपल है। उधर आप जो है वो 1 लाख के हिसाब से कैपिटल वैल्यू निकाल रहे थे, 1.5 लाख के हिसाब से कैपिटल वैल्यू निकाल रहे थे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आप देख रहे थे। अब सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अगर कैपिटलाइजेशन मेथड आप कर रहे हो तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ना 50,000 का जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उसी के हिसाब से आप जो है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर निकाल लो तो वही आपका गुडविल हो जाता है और वही आपका 5 लाख हो जाता है। मतलब क्या सर, नॉर्मल लोग 1 लाख कमा रहे, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं, 50,000। तो जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं उसकी कैपिटल वैल्यू क्या है, क्योंकि उसके लिए तो मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। जो मैं 50,000 कमा रहा हूं उसके लिए मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो 50,000 किस वजह से कमा रहा हूं, गुडविल की वजह से कमा रहा हूं, तो वो 50,000 डिवाइड बाय 10%, यही आपका 5 लाख। इधर भी 5 लाख आया था, इधर भी 5 लाख, सिंपल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, सुपर प्रॉफिट जो भी आपका है 50,000 सुपर प्रॉफिट है डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, तो आप जो कमा रहे हो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस क्या कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके, समझ गए।
तो सारी मेथड्स आपकी क्लियर हो गई। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही सारी चीज़ें बात की गई है, कुछ नया नहीं, तो जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन के बाकी के जो मेथड्स है वो भी सॉल्व कर लेते। सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहली बात आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं वापस। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए थी, एक तो क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है फर्स्ट वाली मेथड में। अब यहाँ पे उन्होंने वेटेड एवरेज को लेके ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपने यहाँ पे निकाल लिया कितना, 1,36,000। दूसरा आपको निकालना होता है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। तो 5 लाख का 20% आपका हो जाता है कितना, 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट 136 आया था, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आया, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 36,000। और अब सुपर प्रॉफिट से अगर हमें गुडविल फाइंड आउट करना है तो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर देंगे, तो 36,000 इंटू 3 ईयर्स। तो ये आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया, सॉरी गुडविल मिल गया कितना, 1,08,000। ठीक है सर। एन्युटी मेथड से इस सुपर प्रॉफिट को बेस मान के एन्युटी मेथड से अगर आप गुडविल निकाल रहे हो तो ये आपको सुपर प्रॉफिट 36,000 कितने साल तक कमा सकते हो आप, तो 3 साल तक कमा सकते हो। तो 3 साल का आपको जो है वो 36,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेना है। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाला मैंने, तो सिंपल है, 1 डिवाइड बाय 1.20, 1 साल का ले लिया। और इसी को ही मैंने, देखो सिंपल कैलकुलेटर में देखना, 1 डिवाइड बाय, पहले दिख नहीं रहा होगा पर कैलकुलेटर तो हाथ में है, तो 1 डिवाइड बाय 1.20 करो, एक बार इक्वल टू दबाओ। मुझे 3 साल का डिस्काउंटिंग का टोटल चाहिए, एक बार इक्वल टू दबाया, दूसरी बार इक्वल टू दबाओ, तीसरी बार इक्वल टू दबाओ और फिर जीटी दबा दो, तो आ जाएगा 2.1065। यही मैंने जो है वो यहाँ पे इंटू कर लिया है। तो 36,000 सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर जो आपका है डिस्काउंटिंग करके जो आ रहा है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो है वो क्या मिल गया, गुडविल का अमाउंट मिल गया। ठीक है सर। एन्युटी मेथड इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना ज़्यादा पूछते भी नहीं है, और एन्युटी वाला चैप्टर आप मैथ्स में भी वैसे अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने सिंपल क्या देखा था कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया है, उसको कंपेयर कर लो किससे, कि आज जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी। देखो आज जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो आज आप कितना कमा रहे हो, तो आप एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 1,36,000 कमा रहे हो। तो 1,36,000 के हिसाब से आज आपकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, तो भाई 10% के हिसाब, सॉरी 20% आपका रेट है, तो 20% के हिसाब से आपकी वैल्यू जो है वो 136 है, तो 100% के हिसाब से कितना, तो ये आपको मिल गया 5 लाख। ठीक है, सॉरी ये आपको मिल गया 6,80,000। ये 1,36,000 डिवाइड बाई 20% करोगे तो ये आपको मिल गया कितना, 6,80,000। बट एक्चुअल में आपने कैपिटल डाला ही कितना है, आपकी वैल्यू 6,80,000 है, पर आपने कैपिटल डाला कितना है, 5 लाख डाला है। तो ये जो डिफरेंस एक्स्ट्रा आपकी वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 1,80,000। ठीक है सर। ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट आगे फाइंड आउट किया, वही लिया है। ठीक है सर, ओके। अगर यही चीज सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू निकालते तो क्या, तो भाई सिंपल है, सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, 36,000 है, उसी को ही डिवाइड बाय क्या कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो 20%, तो ये हो जाएगा कितना, 1,80,000। अब वापस डिटेल लॉजिक में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम दे दिया उसको। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो आपको करवाना है। ठीक है, वहाँ पे LDR मैंने जो दिए हुए है क्वेश्चन बैंक में, उस LDR पे भी आप जो है वो ई बुक से सीधा क्लिक करोगे तो सीधा वो क्वेश्चन पे पहुंचोगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एक पार्ट आता है, ये क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि जो सारी कैलकुलेशन आप करो वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे करो। सर क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, आज आपका बिजनेस से कितना पैसा लगा हुआ है आपका। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोल सकता है, तो वो कैसे निकालना है, तो
ऐसे तो बुक में भी दिया गया था, यहाँ पे हमने लिया है। कैसे निकलता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? ओपनिंग डेट पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है वो प्लस क्लोजिंग डेट पे जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डिवाइड बाय क्या कर दो? 2। यही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। तो अब यहां पे समझना, 3 पार्टनर है वी, एस एंड ए। ये नाम बहुत भारी भारी है। वी, एस एंड ए जो है वो 3 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है? 2:5:3 है। और उनकी बैलेंस शीट आपको जो दी गई है वो 31/12/2017 की दी गई है। ठीक है सर। तो इनका कैपिटल का तीनों का बैलेंसेस आपको दिया गया है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमने 2 तरीके से सीखे थे। कौन से कौन से? एक तो या तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस अगर करंट अकाउंट कुछ है तो वो ऐड कर लो, या दूसरा क्या करो, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दो। दोनों तरह से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है। तो अभी तो अगर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है तो मैं इन तीनों का टोटल कर लूंगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे बोला ये गया है द पार्टनरशिप अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख इन 2017। ये जो आपको बैलेंस शीट दी गई है वो 2017 एंड की दी गई है। तो करंट ईयर आपका जो है वो कौन सा है? 2017 है। करंट ईयर के दौरान आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है? 2 लाख रुपए कमाया है। ठीक है सर। और सारे पार्टनर्स ने मिलकर जो ड्राइंग्स किया है वो कितना ड्राइंग्स किया है? 1,50,000 ड्राइंग्स किया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सुपर प्रॉफिट अपने निकालते थे एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने कितना पैसा लगाया है उस पर आप नॉर्मली कितना कमा सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता था वो सुपर प्रॉफिट होता था। ठीक है सर। बट इस बार जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर करना है तो वो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर करना है। अब देखो मेरे पास है ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, मैं इन तीनों का टोटल कर लूंगा तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आप मुझे मिल जाएगा। लेकिन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करूं? तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में पहुंचना है तो जो चीजें ऐड करते थे उसको माइनस कर दो, जो चीजें माइनस करते थे उसको ऐड कर दो। तो सिंपल क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट एंड प्लस क्या कर दोगे? ड्राइंग्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो अब ये आंसर भी यहाँ पे डिस्कस ही कर लेते हैं क्योंकि लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल ही है एकदम। देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला मैंने? तो ये तीनों का कैपिटल मैंने टोटल कर दिया। अब ये जो कैपिटल है ना इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है और ड्राइंग्स जो है वो एक्सक्लूडेड है। ड्राइंग्स मतलब माइनस हो चुकी है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे मिल गया टोटल 625। अब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना तो कैसे करूंगा? क्लोजिंग से मैंने स्टार्ट किया। अब जो जो चीज़ मैं ओपनिंग से अगर स्टार्ट करता तो जिसको मैं ऐड करता था उसको मैं माइनस करूंगा, जिसको मैं माइनस करता था उसको ऐड करता था। तो ड्राइंग्स आपका जो है वो ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो ड्राइंग्स आपका 1.5 लाख का था वो ऐड कर दो। प्रॉफिट इस क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूडेड है, इसको निकालने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ओपनिंग आएगा ना। सिंपल बात यह है कि भाई ओपनिंग डेट पे तो आपका प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट तो क्लोजिंग डेट पे आया। तो मुझे तो ओपनिंग फाइंड आउट करना है, तो इस जो क्लोजिंग डेट में जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? ओपनिंग मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकालोगे? तो क्लोजिंग ये था 625, ओपनिंग कितना मिला? 575, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया कितना? 6 लाख। अब इस एवरेज के बेसिस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। 6 लाख इंटू आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था कितना था? 30%। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। उसको कंपेयर कर लोगे आपके एक्चुअल प्रॉफिट से। एक्चुअली आपने कितना कमाया? 20,000 कमाया, सॉरी 2 लाख कमाया। 2 लाख माइनस 6 लाख इंटू 30%, तो आपका सुपर प्रॉफिट आया कितना? 20,000। अब ये तो सुपर प्रॉफिट आया, मुझे तो क्या चाहिए? गुडविल चाहिए।
20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 कर दूंगा तो मुझे गुडविल मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है सर। तो आपके मेथड्स सारे जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब अपने चलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिलेटेड भी डायरेक्ट एक सम ही करेंगे, वो सम के साथ जो है वो सारा चीज डिस्कस करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई हमें गुडविल जो है वो वैल्यू करने की जरूरत क्यों है। ये कब से अपने पढ़े जा रहे हैं कि भाई इतनी सारी मेथड है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है, बट क्यों करनी है। तो एक सिंपल चीज ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, सर क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन? रिकंस्टिट्यूशन मतलब ये कि या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। इन केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। अब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम कोई ना कोई पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करता है, एंड कोई ना कोई पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर, उसको प्रॉफिट शेयर का गेन होता है। इतनी सिंपल चीज ये समझ में आई, ठीक है। तभी उसको रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। तो अब सिंपल बात इतनी सी है कि जो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो पार्टनर जो गेनिंग पार्टनर है उससे कंपनसेशन लेगा। और वो कंपनसेशन किस चीज का लेगा? तो गुडविल का कंपनसेशन लेगा। क्यों सर गुडविल का कंपनसेशन लेगा? अगर वो अपना प्रॉफिट शेयर दे रहा है मतलब फ्यूचर में उसको उतना प्रॉफिट कम मिलेगा, और सामने वाले को जो है वो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, मतलब गेनिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, तो उसको फ्यूचर में इतना प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अभी जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गुडविल का भी पार्ट है। तो गुडविल तो जो है वो ऐसा तो है नहीं कि भी सिर्फ जो नया पार्टनर आ रहा है उसी ने ही बनाई है, जो पुराने पार्टनर है उसने गुडविल बनाई होगी, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो इधर आ जाओ, अगर एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का तो उस केस में गुडविल में क्या होगा समझना। देखो पहले दो पार्टनर थे, वो दो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की बहुत अच्छे से गुडविल एक बना के रखी। अब नया पार्टनर आ रहा है और वो तुरंत ही जो है वो प्रॉफिट में शेयर मांग रहा है। वो बोला है मैं आपको जो है वो रिक्वायर्ड कैपिटल दे दूंगा, आप मुझे प्रॉफिट में शेयर दे दो। जैसे कि इधर नईमेश पान हाउस का 10 साल का एक्सपीरियंस था, और वो 10 साल के एक्सपीरियंस में 10 साल का बिजनेस पूरा जमा हुआ है। उसमें सिर्फ कोई आके बोले मेरे को कि भाई तुम्हारा कैपिटल कितना है, तुम्हारा कैपिटल 10 लाख है, एक काम करो इस 10 लाख का जो है मैं 50% मतलब 5 लाख मैं आपको कैपिटल प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे अपना 50% प्रॉफिट शेयर दे दो। सिर्फ 5 लाख के लिए आप जो है वो अपना 50% प्रॉफिट शेयर नहीं गवाओगे, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट जो इतना अच्छा आ रहा है वो गुडविल की वजह से आ रहा है। तो आप उसको बोलोगे भैया ये 5 लाख तो ठीक है, तू कैपिटल का मेरे को दे ही दे, और साथ में ये जो मैंने इतनी गुडविल खड़ी की है उसका भी पैसा तुझे मुझे देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब बहुत डिटेल में लॉजिक में जाने का कोई मतलब नहीं है। एक इधर सिंपल एग्जाम्पल समझो कि भी पहले ओल्ड पार्टनर थे ए एंड बी, तब उनका प्रॉफिट शेयर जो है वो 6:4 था। अब सी ने जो है फॉर्म को ज्वाइन किया 5:3:2 के रेशियो में, तो अब सी का जो शेयर है वो कितना हो गया 2/10 हो गया। तो पहले डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में 10 ही है, तो अगर डिनोमिनेटर दोनों में 10 है तो फिर सीधा आप जो है वो प्लस माइनस कर सकते हो। तो पहले ए का शेयर कितना था 6 के हिसाब से था, 6/10 के हिसाब से। अब उसका शेयर कितना हो गया 5/10 के हिसाब से हो गया। पहले बी का शेयर कितना था 4 था, और अब उसका शेयर कितना हो गया 3/10 हो गया। पहले सी का शेयर कुछ भी नहीं था और उसको जो है वो 2/10 के हिसाब से प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। तो सिंपल बात है कि भाई अगर आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो और अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, ओल्ड माइनस न्यू करते हो और आंसर पॉजिटिव में आता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसका 6/10 पहले था, अब जो है वो कितना है 5/10 है, तो इसने एक का सेक्रीफाइस किया 1/10 का। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। इतनी सी सिंपल बात है। अब हम पूरे पार्टनरशिप के दौरान जो है वो यही चीज फॉलो करेंगे। हम 10 फॉर्मूला अलग अलग याद नहीं रखेंगे। सिंपल बात इतनी सी याद रखनी है कि भाई ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे और आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको हम सेक्रीफाइस बोलेंगे, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम गेन बोलेंगे। इतनी सी बात। अब इसको जो है ना वो गेन हो रहा है। अगर पहले देखने जाए, लेट से फॉर्म की टोटल गुडविल जो है वो 2 लाख रुपए थी, और वो 2 लाख रुपए का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ए के हिस्से कितना आ रहा है 1/20 आ रहा है, और बी के हिस्से कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है।
और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ओल्ड रेशियो में 6:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और वही गुडविल का अब अगर नया पार्टनर ज्वाइन हो गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करे तो ए के हिस्से 1,00,000, बी के हिस्से 60,000, सी के हिस्से 40,000 आ रहे हैं, क्योंकि 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। अब ए का पहले कितना आ रहा था, 1,20 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 20,000 का गुडविल सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का पहले कितना था, 80 था, अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है 60,000, 5:3:2 के रेशियो में। तो वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 20,000 वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी को तो जो है 40,000 का गुडविल का बेनिफिट जो मिल ही रहा है। तो सिंपल बात इतनी सी है। देखो अब फाइनल कंक्लूजन मैं बता रहा हूं। गुडविल के केस में एक तो होता है फर्म की गुडविल और एक होता है पार्टनर का इंडिविजुअल गुडविल का शेयर, ठीक है। तो ये जो 2 लाख है वो फर्म की गुडविल है, उसमें से सी को कितना शेयर मिला, 40,000 का शेयर मिला। तो ये जो 40,000 का शेयर वो गेन कर रहा है उसका कंपनसेशन उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो पे करना पड़ेगा। सिंपल इतनी सी बात है कि भी रिकंस्टिट्यूशन के टाइम आपको इतना ही देखना है कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। इतनी सी बात है, हर एक केस में यही चीज होती है, ठीक है सर, ओके समझ गए। अब वो चाहे फिर चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, जो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। और कौन देगा, जो पार्टनर वही प्रॉफिट शेयर जो गेन कर रहा है, ठीक है, ओके सर। तो ये समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के केसेस जल्दी जल्दी जो है वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज ए 31 दिसंबर 2022। आपको दोनों का कैपिटल दिख रहा है और ये सारी चीजें दिख रही है। पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर जो है वो 3:2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। ऑन द अबव डेट ब्लैक वॉज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे ₹20,000 एज कैपिटल। उससे 20,000 जो है वो कैपिटल का पैसा मिल रहा है। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज एंड ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट्स। तो आपको सिंपल एवरेज के हिसाब से जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, तो 3 years है, ठीक है। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया गया है कितना, 6:5:5, ठीक है सर। अब अगर आप ये पार्टनरशिप का रिवीजन देख रहे हो तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट आपसे कर सकता हूँ कि आपको रेशियो निकालना तो एटलीस्ट आता ही होगा, क्योंकि रेशियो निकालना अगर आपको नहीं आता है तो बहुत दिक्कत की बात है और आपको जो है फुल लेक्चर्स देखने चाहिए। रिवीजन में तो रेशियोज निकालना मैं नहीं सिखा सकता, सीधी बात है, ठीक है। तो गिव जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर रेशियोज सिखाना चालू किया तो फिर ये गुडविल का भी लेक्चर जो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, तो उतना अननेसेसरी खींचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। गिव जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल। देखो आपको 4 केसेस दिए गए हैं कि इन केसेस में आपको जो है वो गुडविल की एंट्रीज और फिर बैलेंस शीट भी आपको बनानी। पर बैलेंस शीट तो ठीक है आप बना लोगे, बैलेंस शीट में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बैलेंस शीट बनाना एकदम सिंपल है, एक आध बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा, बाकी एंट्री समझ लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि जनरल एंट्रीज दो, इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ये कि गुडविल का पैसा जो है वो नया पार्टनर लेके नहीं आ पा रहा है, कैश में लेके नहीं आ पा रहा है। तो अगर जो नया पार्टनर आ रहा है, इस केस में ब्लैक जो है वो एडमिट हो रहा है, ब्लैक का एडमिशन हो रहा है, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आ पाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे। तो इस केस में ब्लैक जो है वो गेनिंग है क्योंकि वो उसका एडमिशन हो रहा है, उसका पहले कुछ भी प्रॉफिट शेयर नहीं था, अब उसको पूरा पूरा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, तो वो गेनिंग कर रहा है। तो ब्लैक कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और इन दोनों में से जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उनको आप क्रेडिट कर दोगे। अब वो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल है, देखो आपको ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है 3:2 और न्यू पीएसआर भी दिया हुआ है। ओल्ड माइनस न्यू करोगे, आंसर अगर आपका जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन कर रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर। इसका 3:2 के हिसाब से ओल्ड रेशियो हमने लिख दिया, न्यू रेशियो 6:5 है,
तो उसके हिसाब से येलो का 6/16, ग्रीन का 5/15। तो ये लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर और ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रेशियो कैसे निकाला? तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये 18:7 जो है वो इसका रेशियो हो गया। अब गुडविल कैसे निकालनी है? तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 4 साल का प्रॉफिट है। इसका टोटल कर लो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब ये एवरेज प्रॉफिट को आपको इनटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आपके कितने थे? 3 ईयर्स परचेस थे, तो इंटू आपने 3 कर दिया। तो गुडविल टोटल, अब देखो ये जो आपको 36,000 मिला, जब भी आप फॉर्मूला से गुडविल का अमाउंट निकाल रहे हो तो वो फॉर्मूला से जो भी आपको गुडविल का अमाउंट मिल रहा है वो हमेशा फर्म की गुडविल मिलती है, टोटल फर्म की गुडविल। इसका मतलब ये नहीं कि भी जो नया पार्टनर ब्लैक आ रहा है इसको 36,000 लेके आना है, नहीं बेटा, ये फर्म की गुडविल आपको मिली। अब इसमें से जो नया पार्टनर जो गेन कर रहा होगा, जितना भी गेन कर रहा होगा उसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट जो है वो लेके आएगा, ठीक है। तो ये फर्म की टोटल गुडविल है। तो ब्लैक का शेयर उसमें कितना होगा? तो ब्लैक को पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब जो है वो 5/16 के हिसाब से उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। तो 36,000 इंटू 5/16 कर दिया, तो ब्लैक का गेनिंग शेयर जो है वो कितना है? 11,250। अब ये जो 11,250 है ब्लैक गेन कर रहा है, वो पे कर देगा किसको? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ए एंड बी। ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किस तरह से किया? तो 18:7 के रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो 11,250 जो है वो ब्लैक देगा ए एंड बी को। किस तरह से देगा? तो ए को मिलेगा 8100, इसको मिलेगा 3150, ठीक है। कैसे निकला? तो 11,250 इसका ब्लैक का शेयर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18:7 के रेशियो में। सिंपल, ठीक है सर। एंट्री क्या बनेगी? तो पहला तो क्या बोला है, आपको एंट्रीज देनी है अगर आपका गुडविल जो है वो एडजस्ट हो रहा है किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या बनेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए एंड बी। मतलब ए एंड बी तो नहीं है, इनका नाम क्या है एग्जैक्टली? येलो एंड ग्रीन। तो ये जो है वो येलो है और ये है ग्रीन। तो इन दोनों को आप जो है वो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। देखो एक चीज तो हमेशा सिंपल होगी कि भी जो वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है उसकी एंट्री तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 20,000। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? तो 20 कैपिटल अकाउंट आप जो है डेबिट कर दोगे क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, ये दोनों जो है वो सेक्रीफाइसिंग है, तो इनको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। यही अमाउंट जो हमने यहाँ पे निकाली थी वही अमाउंट से आप इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब ये अमाउंट दो तरह से फाइंड आउट हो सकती है। एक तो क्या, 11,250 को 18:7 के रेशियो में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या सीधा आप क्या कर सकते हो, आपने ये जो निकाला ना सेक्रीफाइसिंग शेयर, इतना टोटल शेयर आप अपना जो है वो निकाल रहे हो, तो सीधा आप जो है वो 36,000 मतलब जो फर्म की टोटल गुडविल थी उसको सेक्रीफाइसिंग शेयर से भी मल्टीप्लाई करके यही अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। इधर 36,000 इंटू 7/80, 18/80, यही था सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से जो है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सिंपल क्या है, तो ये दो एंट्री की है उसका इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट में। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ब्लैक का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, इन दोनों का नेट जो ब्लैक का कैपिटल दिखेगा और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में इतना इतना अमाउंट जो है आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सिंपल बात, ठीक है सर। अब अगर गुडविल जो है वो आप कैश में लेके आ रहे हो, 2 मिनट में पानी पी लो। अगर वो गुडविल जो है वो कैश में लेके आ रहा है तो उस केस में सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कैपिटल आपने बैंक से मंगाया, ठीक है, उसकी एंट्री क्या की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक कैपिटल अकाउंट। अब अगर गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है तो सिंपल आपको फर्म को कैश मिल रहा है तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। और ये पैसा किसका हक है? इस पैसे पे किसका हक है? येलो एंड ग्रीन का, क्योंकि वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये कैश फर्म को मिल गया और येलो एंड ग्रीन का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया। अभी सिर्फ कैपिटल में हमने पैसा डाला है, ये लोग ये कैश में लेके नहीं गए, इनका फॉर्म में ही पैसा पड़ा है। बस क्या हुआ, उनका कैपिटल बैलेंसेस जो है वो अपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। सिंपल। इसको एक और तरह से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कई बार इस तरह से भी करती है कि पहले जो बैंक से पैसा लिया वो पूरा 20,000 प्लस 11,250 आपने मंगवा लिया बैंक से,
और उतना ही जो है वो ब्लैक के कैपिटल में आपने डाल दिया, और फिर जो है वो यहाँ पे ब्लैक के कैपिटल को आप यहाँ पे क्या कर दे रहे हो, डेबिट कर रहे हो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो किया है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है सर। अब अगर गुडविल जो है ब्रॉट इन कैश है बट विदड्रॉन, अब ये चीज समझना, अगर ब्रॉट इन कैश है तो ऊपर जो हमने चीज समझी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपने दिया, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विदड्रॉ करके गए। तो अगर विदड्रॉ करके जा रहे हैं तो सिंपल बात है, क्या हो जाएगा, इधर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, वही चीज वो विदड्रॉ करके जा रहे हैं, तो इधर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और फॉर्म से पैसा गया तो बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, सिंपल, ठीक है। आखिरी केस क्या था, गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब क्या, जो ब्लैक है उन्होंने येलो एंड ग्रीन को बुलाया, साइड में खोपचे में बुलाया, उसको बोला भैया ये रखना, जेब में रख ले, तो उसको साइड में प्राइवेट में बुला के उसको पैसे पे कर दिए। इसमें फॉर्म कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं हुई। तो अगर प्राइवेट में उन्होंने सेटलमेंट कर दिया है तो फिर फॉर्म में तो कोई एंट्री नहीं होगी, बस सिर्फ कौन सी एंट्री होगी, कैपिटल का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट, बाकी गुडविल की जो है वो कोई भी एंट्री नहीं होगी, सीधी बात, ठीक है सर। बस यही था। अब और कौन से सम्स हमें करने हैं देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 6 जो है वो हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं, और ये 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ खास मतलब क्या बोलते स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, तो ये तीनों खत्म करके लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंटू, बंटू एंड चिंटू वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:4:3। तो इनका ओल्ड PSR 3:4:3 है। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31st March। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज और ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 years। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन 3 years परचेज के हिसाब से होगा, ठीक है सर। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये क्या लिखा हुआ है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायरमेंट होगा उसके एग्जैक्ट 4 साल पहले के प्रॉफिट्स आपको जो है वो लेने हैं, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹2000 पर मंथ है, ये पर मंथ है, और टू क्या है, टू ईच पार्टनर। जैसा हमने जब उधर समझा था एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का, मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने का, तब हमने एक चीज समझी थी कि अगर आप पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो उसको भी आपको जो है प्रॉफिट्स में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही चीज बोली हुई है स्पेसिफिकली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको माइनस करना है, एंड दूसरा क्या, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स जो है वो आपको माइनस करना है, ठीक है सर। अब अंटू जो है वो रिटायर कब हो रहा है, एग्जैक्टली साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2022, इस दिन जो है वो अंटू रिटायर हो रहा है, और इट वॉज एग्रीड ऑन इज रिटायरमेंट टू एडजस्ट गुडविल इन कैपिटल अकाउंट। गुडविल का पैसा जो है कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करना है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करोगे। अब इस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है अंटू, सीधी बात है वही सेक्रीफाइस कर रहा है। सर कैसे, भाई वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो अब उसको प्रॉफिट शेयर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसने अपना प्रॉफिट शेयर पूरा छोड़ दिया। अब ये जो प्रॉफिट शेयर उसने छोड़ दिया वो किस में बांट दिया जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें बट जाएगा, ठीक है। तो अंटू जो है वो पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है, बाकी 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं विदाउट शोइंग एनी अमाउंट इन द बैलेंस शीट। अब ये नहीं बोलते तो भी अपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बैलेंस शीट में नहीं ही बताते, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी ₹6,50,000। ये जो आपको 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो इस 6,50,000 पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बंटू एंड चिंटू वेयर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा, न्यू PSR आपको दिया गया है, कितना है वो, इक्वल है, इक्वल। ओल्ड PSR 3:4:3 था, न्यू PSR जो है वो इक्वल है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंटू द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी के पहले के जो है वो 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं। You are required to compute the value of goodwill and show the adjustment entry, adjustment thereof in the books of firm। अब
सिंपल है। देखो पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो है वो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर फाइंड आउट कर लो। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अंटू पूरा पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है। अंटू का पहले प्रॉफिट शेयर 3/10 था, अब नया शेयर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओल्ड माइनस न्यू करो, आंसर अगर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस बोलते हैं। अच्छा, बी का पहले प्रॉफिट शेयर 4/10 था, अब उसका बी एंड सी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बंटू और चिंटू को बी सी बोल दिया है, बी एंड सी बोल दिया है, ठीक है। तो इसका ओल्ड शेयर जो है वो 4/10 था और न्यू शेयर जो है 1/2 है, तो उससे आपको 1/10 का गेन, इसका 2/10 का गेन, ठीक है। रेशियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? सिंपल है, इन चारों साल का प्रॉफिट आपको जो है वो ऐड कर देना है। अब इस केस में ना ये जो लाइन लिखी है ना, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये चीज़ याद रखना। इधर क्या बोला है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये लाइन वापस मैं आपको लास्ट सम एक कराऊंगा, उसमें वापस ये याद करवाऊंगा। अभी तो जो है वो सिंपल आपको क्या करना है, 4 साल का प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देना है। तो 260 प्लस 275 प्लस 265 एंड 280, 265 एंड 280, इसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 4 ईयर्स कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना? 260 प्लस 275 प्लस 265 प्लस 280, ये डिवाइड बाय 4 अगर आप करोगे तो 2,70,000 आपका जो है वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो इसमें आप दो चीज़ कर सकते हो। क्या सर? कि या तो अगर आप चाहो तो हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन हर साल में माइनस करो, हर साल माइनस करो, या सिंपल क्या करो, एक साल का एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये जो है वो एवरेज प्रॉफिट फॉर 1 ईयर है, एक साल का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके फिर उसमें से एक ही बार माइनस कर दो। तो अब सिंपल है क्या कि भाई 270 आपका एवरेज प्रॉफिट आया, इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 650 इंटू 12%, तो 6,50,000। देखो इधर प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर मत करना, मुझे आपका टाइम बचाना है। 650 इंटू 12%, तो ये 78,000 आपका माइनस इधर हो गया एक। और दूसरा क्या? रेम्यूनरेशन आपको माइनस करना है। अब देखो 2,000 पर मंथ है, रेम्यूनरेशन 2,000 पर मंथ है और ईच पार्टनर को है, तो 2,000 इंटू 12, और पार्टनर टोटल थे कितने? पहले टोटल पार्टनर 3 थे, 2,000 इंटू 12, ये आपका 72,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको जो है वो सही एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, 270 माइनस 78,000 माइनस 72,000, और ये आपको मिला कितना? 1,20,000। बट ये तो एडजस्टेड प्रॉफिट मिला है, ये गुडविल नहीं मिला है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? तो गुडविल जो है वो सिंपल आप क्या करोगे, 1,20,000 इंटू कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो 3 ईयर्स है, तो ये इंटू 3 कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3,60,000। और अब ये जो आपको मिला ना, ये टोटल फॉर्म का गुडविल है। हमेशा ये जो फॉर्मूला से आप फाइंड आउट करते हो, फॉर्म का गुडविल फाइंड आउट करते हो। फॉर्म की गुडविल को आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस तरह से? अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट, वैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इसमें क्या करोगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर उसको मिल जाएगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। अच्छा, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अनटू जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/10 के हिसाब से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एज शेयर ऑफ गुडविल अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना हो जाएगा? 3,60,000 इंटू कितना था इसका? 3/10 वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इतना गुडविल जो है वो उसको देना है। कौन देगा? तो जो गेनिंग पार्टनर है। अगर रेशियो देखें तो 1:2 का रेशियो में वो जो है वो दे देंगे। तो सिंपल है कि भाई 1,08,000 जो है वो 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कौन है? बी एंड सी। तो बीज कैपिटल अकाउंट जो है वो आप डेबिट करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट आप जो है वो क्या करोगे? डेबिट करोगे। टू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, तो 1,08,000 इसको मिल जाएगा। देखो पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो, जब तक वो बोला नहीं जाता कैश में
लेके जा रहा है तब तक ऐसा ही माना जाता है कि भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। पार्टनर से कुछ भी ले रहे हो तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। तो ये 36,000 और ये हो जाएगा कितना 72,000। बस इतना ही था सम। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम जो है वो हमें कौन सा करना है, अब हमें दो कंटिन्यूसली करने हैं ना, 11 एंड 12, ये दो सम हमें करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, वो अच्छे से पूरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या बोल रहा है, सी यू एंड ए यू वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू एडमिट एजी, साल के पहले दिन जो है वो एजी को एडमिट कर रहे हैं। द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, अब क्या क्या टर्म्स उन्होंने नक्की किए, तो एजी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल का पैसा लेके आएगा और उसको शेयर कितना मिल रहा है, 1/4 शेयर मिल रहा है। ठीक है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी 2:1:1। न्यू पीएसआर भी आपको दिया हुआ है, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे, आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन कर रहा है। इस केस में गेन जो है वो नया पार्टनर ही करेगा, सीधी बात है, क्योंकि एजी को आप एडमिट कर रहे हो, उसका पहले प्रॉफिट शेयर कुछ भी था नहीं, अब जो है वो मिलेगा। और सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, तो वैसे तो देख के इतना ही लग रहा है कि भाई सी यू एंड ए यू जो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, सी यू वॉज एंटाइटल टू सैलरी। सी यू, ये जो पहला पार्टनर है ना, ये सी यू जो है वो उसको सैलरी दे रहे थे अपने, कितनी दे रहे थे, 2,000 पर मंथ, और वो सैलरी रिवाइज हो रही है कब से, 3,000 पर मंथ से जो है वो उसकी सैलरी रिवाइज हो रही है, और वो कब से हो रही है, 1 अक्टूबर 2020 में। मतलब ये जो चेंज आ रहा है वो कौन से साल हो रहा है, 2020-21 में ये चेंज आ रहा है। ठीक है सर, ओके। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो देना है वो कितना देना है, 8% पर एनम देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इनका 31st कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 वेयर ₹4 लाख एंड ₹3 लाख। इन दोनों का जो है वो आपको कैपिटल दिया हुआ है। अगर मैं इसका टोटल कर दूँ तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 7 लाख। ठीक है, विच हैड रिमेन्ड अनचेंज सिंस लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल से यही कैपिटल का बैलेंस है। तो ये जो इंटरेस्ट अगर आपको 4 साल का कैलकुलेट करने का आए तो इसी बैलेंस पे 7 लाख पे ही आप जो है वो 4 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है सर, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज है ऑफ एवरेज एडजस्टेड, और कौन सा है, गौर करना जरा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। ये जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है, और पिछले 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है। अगर क्वेश्चन में वेट्स नहीं दिए गए हैं तो 1 2 3 4 ही आपके वेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको माइनस करनी है, उसके बाद ही प्रॉफिट जो है वो कंसिडर करना है गुडविल की कैलकुलेशन में। प्रॉफिट आपको 4 साल का दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो ये 4 साल का प्रॉफिट है। अब देखो इस प्रॉफिट में ना कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां भी जो है हमें सुधारनी पड़ेगी, या अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसको भी जो है हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है सर, तो एक रेक्टिफिकेशन क्या है कि एक मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो पहली बात, ये जो एडजस्टमेंट आपको करना है वो कौन से साल में करना है, तो ये जो बात हो रही है 1 अक्टूबर 2020 मतलब 2021 की बात हो रही है। वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, भाई असेट बताना चाहिए था, आपने खर्चा बता के पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है सर, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% पर एनम, और कौन सी मेथड है, थोड़ा गौर करना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे वो अपने सम के टाइम समझते हैं, सीधा 2 बार एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, इसको मैं समझा दूंगा सम के टाइम, लिखते टाइम। ओपनिंग ये क्या बोला है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000। 31 मार्च 2020 मतलब कौन से साल की बात कर रही है, 19-20 के क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड था, कितने से ओवर वैल्यूड था, 20,000 से, मतलब वो आपने ज़्यादा बता दिया था। ठीक है,
फिर उसके बाद देयर वॉज ए लॉस बाय फायर अमाउंटिंग ₹10,000 इन द ईयर 2018-19। ये तो बोला ही है स्पेसिफिकली ईयर 2018-19, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब क्या कि भाई अगर लॉस बाय फायर हो रहा है, लेट्स से गुड्स जल गए, तो उस केस में एंट्री क्या बनती है? लॉस अकाउंट आप डेबिट करते हो, टू क्या करते हो? परचेस अकाउंट। और ये परचेस अकाउंट कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बट करेक्टली डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या कि ये वाला इफेक्ट तो आपने दिया ही नहीं है, और ये जो लॉस है वो आपका पीएनएल अकाउंट में बरोबर जो है वो डेबिट हुआ है। तो अब उसमें क्या करना है फॉर दैट ईयर? उसके बाद क्या बोला है? डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2022 इंक्लूडेड बेड डेट्स ऑफ ₹5800। ठीक है, तो एक ये लॉस का इफेक्ट हमें क्या देना है वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे। बेड डेट्स जो है वो आपका हुआ है 5800 का, और कौन से ईयर का है? 31/3/2022। मतलब ये कौन से साल की बात हो रही है? 21-22 की बात हो रही है। ये कौन से साल की बात हो रही थी? 18-19। वो तो उधर लिखा ही हुआ था, पर फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये सालों में जो है वो इतने इतने एडजस्टमेंट्स हैं। और ये भी स्पेसिफिकली क्या बोला है? एजी जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कैश में लेके आएगा। बैंक अकाउंट आप जो है वो क्या करोगे? डेबिट करोगे गुडविल की एंट्री करते टाइम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। एजी को जो है वो कितना गुडविल का पैसा लेके आना है, एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि भी हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया गया है। तो एक काम तो पहले ये खत्म कर लेते हैं कि भी हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर कितना आ रहा है। तो ये तो लिख के आया है भाई, क्योंकि सीधी बात है इतना तो आपको आता ही होगा। तो ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है? 5/8, 3/8, और इसका तो कुछ ओल्ड था ही नहीं। न्यू रेशियो क्या? 2:1:1 हो गया। तो इससे जो है वो CU एंड ए जो है वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वही चीज़ जो है वो गेन कर रहा है कौन? एजी गेन कर रहा है। ठीक है सर, अब सेक्रीफाइसिंग शेयर मिल गया, गेनिंग शेयर मिल गया। अब हमें जो है गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब ये जो है वो प्रॉफिट्स आपको नेट प्रॉफिट दिए गए हैं पीएनएल अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, ये वाले यही मैंने लिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं तो लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं। सबसे पहले सैलरी जो है वो आपको देना है, और सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसको देना है? CU को देना है। तो सैलरी में चेंज आ रहा है, और कौन से साल में चेंज आ रहा है? 20-21 में चेंज आ रहा है। ठीक है सर, तो पहले तो सैलरी यहाँ पे माइनस करो। अब इधर तो जो है वो 2000 × 12, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं, तो ये कितना? 24,000। इधर भी कोई चेंज नहीं, तो ये भी कितना? 24,000। यहाँ पे चेंज आ रहा है 20-21 में, 1 अक्टूबर 2020 से चेंज आ रहा है। 20-21 चालू कब हुआ? 1 अप्रैल 2020। वहाँ से लेके 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने। 6 महीने तक आपकी सैलरी जो थी वो कितनी थी? तो 2000 ही थी। फिर उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ के कितनी हो गई? 3000 हो गई, और वो कितने महीने रही? 6 महीने रही। तो 3000 6 महीने तक, 2000 6 महीने तक। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी जो है बनती कितनी है? 30,000 बनती है। ठीक है, तो इस साल की सैलरी जो है वो CU को आपने कितनी दी होगी? 30,000 रुपये दी होगी। और फिर उसके बाद 21-22 से तो रेट ही जो है वो कितना हो गया था? 3000 हो गया। तो 3000 × 12 सीधा आप कर दोगे, तो ये कितना हो जाता है? 36,000। ठीक है सर, तो सैलरी आपने माइनस कर दी। चलो, ये वाली चीज़ डन हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो है माइनस करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है माइनस कर दो। और बोला गया है कि भी इनका कैपिटल जो है वो 4 साल सेम ही था। कितना था टोटल? 7 लाख था। 7 लाख पे 8% के हिसाब से कितना बनता है? तो ये बनता है 56,000। तो हर साल जो है आपको 56,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना रहेगा। ठीक है सर, ये चीज़ भी हो गई। अब उसके बाद आगे क्या बोला है? ठीक है, ये तो कैपिटल की बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? तो 3 ईयर्स परचेज और 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है, वेटेड एवरेज। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट दिया है। अब रेक्टिफिकेशन देख लो ध्यान से। रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले क्या बोला है कि मशीन 40,000 की खरीदी थी, उसको असेट ना बता के हमने जो है वो पीएनएल अकाउंट में सीधा खर्चा बता दिया। कितना? 40,000। अब लॉजिकली देखने जाए तो क्या करना चाहिए था?
असेट बताना चाहिए था, खर्चा नहीं बताना चाहिए। खर्चा 40,000 से ज़्यादा बता दिया, तो अब खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा। परचेज ऑफ, ये ऐसा समझ लो रिवर्सल, अभी ठीक है, पर्टिकुलर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे। रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस जो है वो आपको करना है। अब 40,000 आप खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पे 40,000 से आपको जो है प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 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 इसमें एक चीज़ और ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है सर, कि अब आपने उसको खर्चा ना बता के अब आपने उसको क्या बताया, अब आपने उसको असेट बताया। और अगर आप उसको असेट बता रहे हो तो असेट पे क्या लगता है सर, डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना। और इसमें भी ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन कितना, अच्छा डेप्रिसिएशन अब लगेगा तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करेगा, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मशीन खरीदी कब है, मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2020 को, मतलब साल स्टार्ट होने के 6 महीने बाद। तो इस 40,000 पे डेप्रिसिएशन जो है वो 20% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का ही लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, तो 40,000 इंटू 20% इंटू 6/12, तो ये तो हो गया कितना, 4,000। ठीक है, ओके सर। इधर क्या काम खत्म होता है क्या, नहीं बेटा, इधर काम खत्म नहीं होता है सर। अब क्या बाकी रह गया, अब बाकी ये रह गया है कि भाई आपने इसको असेट, यहां तक तो आपने इसको असेट बताया ही नहीं था, आपको पता ही कब चला, ये डेट्स के बाद आपको पता चला। अब जाके जो है एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो। तो अगर इस साल का डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो सीधी बात है इस साल का भी तो नहीं ही किया होगा। तो अब मुझे जो है वो इस साल भी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब ये तो एक ही बार रिवर्स होगा, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगने वाला है, इसके आगे हर साल लगेगा। तो इधर जो है डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, तो अब मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। पर इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इस 40,000 में से 4,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 36,000। इस 36,000 पे आपको जो है वो 20% कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके बाद वाले साल तो पूरे साल थी असेट। तो 36,000 इंटू 20% कितना हो गया 7,200। ठीक है सर, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आगे क्या करना है, 31 मार्च 2020 मतलब 19-20 की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से आपने ज़्यादा बताया था। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड दिखता है, क्रेडिट साइड कोई चीज़ ज़्यादा बताई मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बता दिया, उसको सही करने के लिए प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो 20,000 क्या करोगे, ओवर माइनस कर दोगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कौन से साल की बात हो रही है, 19-20 की बात हो रही है। तो 19-20 में आप जो है वो 20,000 माइनस कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा बता दिया था तो उसको कम करना है। ठीक है, लेकिन इधर भी इस तरह काम खत्म नहीं होता है सर। अब क्या हो गया, अब ये हुआ, एक सिंपल चीज़ मुझे बताओ, 31 मार्च 2020 का आपने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा बताया था। अब यही क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है सर, यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर ये 20,000 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो 20,000 से ज़्यादा दिख रहा होगा, हाँ के ना, हाँ सर। तो अब मुझे इस साल का तो मैंने चेंज कर दिया माइनस करके, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा था वो भी तो मुझे सही करना पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 21-22 मतलब 20-21 का, ये वाले साल का 20-21 का भी प्रॉफिट मुझे सही करना पड़ेगा। अब मुझे एक सिंपल चीज़ ये बताओ कि भाई ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ पे दिखता है, डेबिट साइड दिखता है, जो खर्चे वाली साइड है उसी साइड दिखता है। अगर उस साइड अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा बताई है तो मतलब प्रॉफिट कम दिख रहा है, खर्चा ज़्यादा बताया तो प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो अगर सही करना है तो प्रॉफिट मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 20,000 जो है मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ऐड, समझे। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा बताया, प्रॉफिट कम दिख रहा था, इसकी वजह से प्रॉफिट हमने बढ़ा दिया। ओके सर, ये वाला डन। ठीक है, अब सिंपल है कि भी लॉस बाय फायर एबनॉर्मल आइटम है जो पीएनएल अकाउंट में हर साल नहीं दिखेगी। अब क्योंकि वो एबनॉर्मल आइटम है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, लॉस बताया तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम। तो
सही करने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये 10,000 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कौन से साल की बात हो रही है, 18-19 की बात हो रही है। 10,000 आप ये वाले साल में लॉस बाय फायर जो है वो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है सर। और आखिरी में 5800 जो है वो आपका बेड डेट्स रिकॉर्ड करना ही रह गया था। तो अगर बेड डेट्स रिकॉर्ड करना रह गया है तो रिकॉर्ड कर दो। कौन से साल में, 21-22 में। तो ये वाला साल कौन सा है, 21-22। इसमें आप जो है वो माइनस कर दोगे कितना, 5800। ये आपने माइनस कर दिया बेड डेट्स, क्योंकि रिकॉर्ड करना रह गया था और वो चीज़ तो होनी ही चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में। बेड डेट्स तो माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना करने से आपको जो है वो एक प्रॉफिट मिलेगा, मतलब सारे साल के सही प्रॉफिट मिल जाएंगे। ये आ गया 1,40,000। ये आ गया 1,60,000। और ये आ गया 1,80,000। और ये आ गया 2 लाख। ठीक है, ये अब जो है वो प्रॉफिट्स आए आपके। बट इधर काम ये नहीं खत्म होता, क्योंकि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो अभी इधर अगर मैं वेट्स लिख दूँ तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूँ तो ये तो 1,40, ये 3,20,000, ये हो गया 5,40, ये हो गया 8 लाख। अब इन सब का अगर मैं टोटल करूँ तो ये बनता है टोटल कितना, 18 लाख बनता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब का टोटल कर लूँगा मैं, और ये बना कितना, 18 लाख। और डिवाइड बाय वेट्स कर दूंगा, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये हो गया कितना, डिवाइड बाय 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका मिल गया कितना, 1,80,000। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करना था, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने थे, 3 ईयर्स परचेस थे। 1,80,000 इंटू 3, ये हो गया कितना, 5,40,000। और ये तो जो 5,40,000 आया है तो फर्म का गुडविल आया है। इसमें एजी को कितना लेके आना है, तो एजी जितना गेन कर रहा है उतना उसको लेके आना है। इधर हमने कैलकुलेट किया 1/4 के हिसाब से जो है वो एजी गेन कर रहा है। तो 540 इंटू 1/4, ये कितना निकल के आया, 1,35,000। और ये किसको मिल जाएगा, क्या क्या नाम थे इनके, सी यू एंड ए यू, सी यू एंड ए यू को मिल जाएगा। और गेनिंग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 1:1 है। इक्वली इनको मिल जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 कर दो तो 67,500। और एक चीज़ खास ध्यान रखना, गुडविल का पैसा जो है वो कैश में लेके आ रहा है। यहाँ पे बोला हुआ है ना, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है नाम इसका, सी यू टू ए यू। तो ये 135 लेके आया और ये 67,500, 67,500। ठीक है, डन। ये वाला सम भी खत्म। अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें करना है उस पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वाइज, क्लेवर एंड डल वेयर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:3। कोड पीएसआर आपको दिया गया है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म मेड अप टू 31 दिसंबर। अच्छा, साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर, हर साल खत्म हो रहा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ के टाइम गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। जैसे मैंने बोला कि जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे कि पीएसआर चेंज हुआ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के टाइम गुडविल तो वैल्यू करना ही है। और उस केस में जो पार्टनर गेन कर रहा है
वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देगा। सिंपल बात है। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। अब वापस ये बात आई, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये लाइन याद रखना, अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो आपको लेना है वो कौन सा लेना है सर? ये जो लाइन लिखी है उसकी वजह से ही ये सम जो हम कर रहे हैं। बोला ये गया है कि भी आपको 3 साल का प्रॉफिट लेना है, बट 3 साल ऐसा नहीं है, 3 पूरे साल ऐसा नहीं बोला है, वैसे पूरे साल, बट क्या बोला है समझना। 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 3 साल लेने हैं और तीसरा साल जो है वो खत्म कब होना चाहिए, जो तीसरे साल का पीरियड है वो खत्म कब होना चाहिए, जिस दिन डेथ हुई उस दिन जो है वो खत्म होना चाहिए। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, अभी सिर्फ पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते, फिर डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। और डेथ जो हो रही है वो 30 जून 2022 को वाइस डाइड, वाइस की जो डेथ हो रही है, एंड इट वॉज एग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट गुडविल इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। इट वॉज एग्रीड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट फेयर रेम्यूनरेशन, जो फेयर रेम्यूनरेशन आपको देना है, डन बाय ईच पार्टनर वुड बी 15,000 पर एनम। देखो ये ईच पार्टनर है, ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को 15,000 पर एनम के हिसाब से रेम्यूनरेशन देना है। वो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट में माइनस करना होता है। ठीक है, एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी रुपीज 1,56,000। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 1,56,000 आपका है। इसी कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है, किस में से, जो है वो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसमें से। ठीक है सर। क्लेवर एंड डल विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। न्यू पीएसआर आपको दिया गया है जो क्या है, इक्वल है। उसके बाद 4 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट लेना था वो कितने साल का लेना था, तो 3 years परचेज है एंड एवरेज प्रॉफिट भी 3 years है और अप टू द डेट ऑफ डेथ है। मतलब क्या सर, अब समझा दीजिए। पहले तो क्या करना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है और एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। अब डायग्राम से समझो। ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो तो समझ गए, उसमें तो कोई समझने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं डेथ जो है वो कब हो रही है, 30 जून 2022 को डेथ हो रही है, तो एग्जैक्टली इस दिन से पहले के 3 साल, मतलब क्या, 30 जून 2019, इतने पीरियड का आपको जो है वो क्या करना है, प्रॉफिट कंसिडर करना है और कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे तो यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, 19, 20, 21, 22, ये तो पूरे साल का इस तरह से प्रॉफिट दिया हुआ है। और डेथ तो जो है वो पूछ के तो नहीं होती है, वो तो कभी भी साल के बीच में हो सकती थी। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस दिन डेथ हो रही है, इस दिन से 1 साल अगर मैं आगे जाऊँ तो वो होता है 30 जून 2021, तो ये मेरा 1 साल हुआ। एक और साल आगे जाओ तो होता है वो 30 जून 2020, एक और साल आगे जाओ तो 30 जून 2019। इतने पीरियड का जो है मुझे प्रॉफिट कंसिडर करना है। ठीक है, अब वापस मैं उधर ले चलता हूँ। सर आपने ये बात जो याद रखने को बोली थी, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये लाइन तो पहले भी आई थी। कहाँ पे आई थी सर, यहाँ पे, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बट यहाँ पे रिटायरमेंट तो जो वो अपनी चॉइस पे होता है, तो रिटायरमेंट जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि भाई जो साल के एंड में या साल के पहले दिन होता है। इसमें रिटायरमेंट जो है वो कौन सी डेट को हो रहा है, 1 अप्रैल 2022। अब इससे एग्जैक्ट अगर आप जो 4 साल पहले जाओगे तो मतलब कौन सा, यही साल, ये साल एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, और रिटायरमेंट सीधा एक दिन बाद ही हो रहा है। तो उस केस में हमें ये जो है वो टुकड़े करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे टुकड़े करने पड़ेंगे। क्यों टुकड़े करने पड़ेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे साल के बीच में कहीं पे जो है वो डेथ हो रही है, और उस जिस दिन डेथ हो रही है उससे एग्जैक्टली 3 साल पहले जाना है आपको। तो अब सिंपल बात इतनी सी है, देखो 30 जून 2019 से आपको स्टार्ट करना है और 30/6/2022 तक आपके 3 साल खत्म हो रहे हैं। तो अब सिंपल बात इतनी है कि 30 जून 2019 से अगर स्टार्ट कर रहे हो, मतलब 2019 खत्म कब हुआ, 31/12/2019,
2019 का आपको कितने पीरियड का प्रॉफिट लेना है? सिर्फ 6 मंथ का लेना है। 2020 जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 2020 तो पूरा पूरा इस पीरियड में कवर हो रहा है ना, तो 2020 का तो पूरे पूरे साल का आपको जो है प्रॉफिट ले लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2021 भी पूरा पूरा इस पीरियड में कवर हो रहा है, उसका भी पूरे साल का प्रॉफिट ले लेना है। 2022 जो है वो सिर्फ आधा ही कवर हो रहा है 6 महीने का, इस पीरियड में 3 महीने के पीरियड में, तो इसका 6 महीने का प्रॉफिट लेना है। तो ये 6 महीने और ये 6 महीने कितना हो गया? 1 साल, और ये 2 साल पूरे पूरे, टोटल कितना हो गया? 3 साल। बस यही वर्किंग यहाँ पे दी हुई है, देखो 2019 67,200 पूरा प्रॉफिट था, पर उसका हमें सिर्फ 6 महीने का लेना है, तो यहाँ पे 6/12 करके ये ले लिया। 2020 का तो पूरा ही लेना है, तो 2020 का 6/12 का इधर आ गया और बाकी का 6/12 का इधर आ गया, तो 2020 का पूरा पूरा प्रॉफिट आपने कंसिडर कर लिया। ये हम क्या कर रहे हैं? हम 3 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं, 3 साल का टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसके बाद उसका एवरेज करेंगे। ठीक है सर, तो 2020 पूरा आ गया, 2021 भी पूरा आ गया बेटा, तो 2021 भी जो है वो यहाँ पे पूरा आ गया 36,000, बस हाफ हाफ टुकड़े कर दिए, तो ये 2 साल तो पूरे पूरे हमने ले लिए, और 2022 का सिर्फ और 6 जो है वो 6 मंथ का ही लेना है, जो 62,400 इंटू 6/12 के हिसाब से आ गया। इतना करने से आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर जो एंड हो रहा है कब? ऑन द डेट ऑफ डेथ, उसका टोटल प्रॉफिट आपको मिल गया। ये टोटल प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 70,800। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? तो इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कितना है, अच्छा एक चीज़ तो रहेगी, सॉरी, ये एवरेज प्रॉफिट मिला। अब मुझे इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने में मुझे 2 चीज़ें माइनस करनी थी। एक 1,56,000 पे 8%, तो ये 1,56,000 पे 8% मैंने माइनस कर दिया एवरेज प्रॉफिट में से। अब अगर आप चाहो तो हर साल ये चीज़ माइनस कर सकते हो, या 1 साल का एवरेज फाइंड आउट करके फिर 1 साल ही माइनस करो, वो तो मैंने पहले भी समझा दिया है। ठीक है सर। उसके बाद रेम्यूनरेशन जो है वो आपको किस तरह से माइनस करना है, तो 15,000 ईच पार्टनर को देना है रेम्यूनरेशन। टोटल पार्टनर कितने थे? 3 थे, तो 1 साल का टोटल आपको जो 15,000 देना है तीनों पार्टनर्स को। तो टोटल कितना बना? 15,000 इंटू 3 45,000। ये 2 चीज़ माइनस करोगे तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट को इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 कर दोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। ये जो गुडविल मिला वो फॉर्म का गुडविल है। इसमें जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो अपना पूरा पूरा प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि डेथ हो गई, अब उसको कोई प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा। तो वाइज जो है वो पूरा पूरा 4/10 के हिसाब से सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये दोनों जो है वो गेन कर रहे हैं और इक्वल प्रोपोर्शन में गेन कर रहे हैं। तो सिंपल बात ये है कि टोटल गुडविल इतनी आई, उसमें अगर मैं वाइज का शेयर निकालूँ तो 4/10 के हिसाब से 15,984 निकलता है, ये इंटू 4/10 जो उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है, और इसी को ये दोनों इक्वली जो है वो क्या करेंगे? पे करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, दैट्स इट। यूनिट 2 गुडविल भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आज थोड़ा मैंने ट्राई भी किया कि जल्दी पूरा जो है वो कवर करूँ, सारी चीज़ें हमने जो गुडविल वाले यूनिट की कवर कर ली है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि मैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतना सा तो कर सकते हो, ठीक है। बस दैट्स इट। नेक्स्ट जो है वो अपने एडमिशन वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे, मतलब एडमिशन वाला यूनिट पूरा रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।